नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात में चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। देखिए, 23 तारीख को नतीजे आए उपचुनाव के, और उपचुनाव के नतीजों ने यह साफ तौर पर इंगित किया कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, मतलब आरजेडी के वोट बैंक में टूट फूट हुई है। और यह टूट, इसे रोका नहीं गया तो 2025 कितना कठिन हो जाए। उपचुनाव के नतीजे ने यह भी दिखाया कि नीतीश कुमार में अब भी छीनने की शक्ति है। बेलागंज इसका प्रमाण है। और उपचुनाव के नतीजे ने यह भी दिखाया कि आरजेडी के भीतर जो जमे जमाए नेता हैं, उनके आगे के उत्तराधिकारी को जनता कबूल करने को तैयार नहीं है। क्या कारण है? इसकी समीक्षा लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों को करनी होगी। लेकिन वोट बैंक में सेंध मारी। देखिए, ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके एक बयान से बाबेला मचा है मुसलमान वोटरों के बीच और मुसलमान मत को लेकर। लेकिन बेलागंज ने इस बात की गवाही दी है, जब मैं बूथ लेवल पर वोटों की गिनती कर रहा हूं, कि मुसलमान बाहुल्य कई पंचायतों में जनसुराज की उम्मीदवार मोहम्मद अमजद से अधिक मत जनता दल यूनाइटेड की मनोरमा देवी को प्राप्त हो गया। सर्वाधिक मत मिला है सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को। लेकिन यदि मुसलमान मत में 30% मत भी यदि नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व शक्ति पर प्राप्त कर लिया, तो यह खतरे की घंटी है। और इसका आशय ये है कि मुसलमान मतदाताओं में कंफ्यूजन है, छटपटाहट है। और यदि प्रशांत किशोर ने आगे और काम किया, देखिए, मुसलमान बीजेपी के उम्मीदवार के साथ नहीं जा सकते, लेकिन 2010 हमें याद है, आपको भी याद होगा, कि जेडीयू के साथ मुसलमान चले गए थे और आरजेडी किस तरीके से धराशायी हुई थी। तो प्रशांत किशोर अपनी रणनीति पर आगे बढ़ते रहे, तो मुसलमानों के लिए आरजेडी के अलावा दो और दरवाजे होंगे, नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड और प्रशांत किशोर का जनसुराज। लेकिन तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि बिहार बदलाव को तैयार है, कहां बदलाव को तैयार दिख रहा है बिहार। और फिर यह भी कि यदि हम बदलाव की बात करें, तो एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीत जा रहे हैं, आपके उम्मीदवार चुनाव हार जा रहे हैं। यह समझने की बात है। कल तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि देखिए, हम ए टू जेड माई बाप सबकी पार्टी है, लेकिन कहना और करना, अब तो वह वहां भी पहुंच गए। मां पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ में जो राज सत्ता प्रदान करती है, दुश्मनों का नाश करती है, बगलामुखी देवी भी वहां विराजमान है। लेकिन वोटरों में टूट फूट, यदि इसे हल्के में लिया तेजस्वी यादव ने, तो 2025 की राह को आप किस रूप में इंगित करते हैं, और 2025 का भविष्य संजय जी आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ऑप्शन की तलाश में जो इनके समीकरण हैं, उनके वोटर हैं, वो जी। ऑप्शन उनको जो मिले, वो ऑप्शन के रूप में उनको जनसुराज मिल जाए, वो ऑप्शन के रूप में जेडीयू मिल जाए, ऑप्शन के रूप में जो भी मिलेंगे, ये जो वोटर इनके हैं, जो माने जाते हैं कि वो समीकरण केवल और केवल आरजेडी के साथ खड़ी है, वो समीकरण टूटते हुए, ध्वस्त होते हुए। रामगढ़ में बसपा को लोगों ने चुन लिया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वही वही मैं कह रहा हूँ जी। कि माई समीकरण की पार्टी कही जाती है आरजेडी। बात आप कर लीजिए, ए टू जेड की कर लीजिए, जिसकी भी कर लीजिए। लेकिन दोनों जगह आपके समीकरण ध्वस्त हुए। बिल्कुल। बेलागंज में जो मुस्लिम समाज था, वो खड़े हो गए जनसुराज के साथ और मनोरमा देवी के साथ। ठीक है, विश्वनाथ यादव भी उनका उस समाज का वोट लिए, लेकिन वो 3 भागों में वोट बंटता हुआ साफ-साफ दिखा बेलागंज में। और बिल्कुल। रामगढ़ में जो समीकरण आपका था, वो बसपा बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होता हुआ दिखा। अगर इमामगंज में अशोक, मुसलमानों ने इमामगंज में मुसलमानों ने जनसुराज को वोट किया है।
बिल्कुल खुल करके किया। इमामगंज में तो बजाते बोल करके वोट किया कि हम जी। जितेंद्र पासवान के साथ हैं, हम जनसुराज के साथ हैं। हम्म। आपके समीकरण जिस तरह से ध्वस्त हुए, और इसकी पटकथा लिख दी गई थी, इसकी शुरुआत कर दी गई थी लोकसभा से, जब पप्पू जी। यादव को दिया लोगों ने, मुस्लिम ने भी दिया और यादवों ने भी दिया। रुपौली में भी इसकी पटकथा लिख दी गई जब निर्दलीय शंकर सिंह के पक्ष में वहां के मुसलमान गोलबंद होकर के वोट कर दिए। और बाई जी। इलेक्शन में बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको खुल करके वोट करते हुए ये समाज दिखा, तो आपके तो हम्म। वोट दरक रहे। और कल मैं जी। सुन रहा था, इन्हीं की पार्टी के वो पहले एमएलसी हुआ करते थे, उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया, जगदानंद सिंह पर। और आजाद हाँ, गांधी ने। आजाद गांधी ने, और उन्होंने कहा हाँ। कि भाई हम तो उम्मीद कर रहे थे कि रामगढ़ में ये चौथे स्थान पर जाना चाहिए था इनको, ये तीसरे पर ही क्यों रह गए। जी। अब इस तरह के बगावती सूर अगर हम्म। आपको ही पार्टी के अंदर से निकल के आ रहे हैं बाई इलेक्शन से, आप अपने वोटर को गोलबंद नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि 2010 में जब 19 एमएलए जीते थे जी। मुस्लिम समाज के, उस समय नीतीश कुमार को सर्वाधिक मत मिले थे मुसलमानों का, लोगों ने जी। वोट बिल्कुल। किया था। उस समय तो हम्म। आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं था। ठीक है, 15 जी। की बात आप कर सकते हैं कि 15 हम्म। में 24 लोग जीत करके आए थे, उसमें 5 अगर जेडीयू के जीते थे तो वो आरजेडी की वजह बता सकते हैं। हम्म। 2010 में तो आप गठबंधन में आपके साथ नहीं थे, और उस समय भी 19 एमएलए जीत करके आए थे, और देखिए जेडीयू को मुसलमानों का मत प्रतिशत कितना मिला था। तो जो बिल्कुल। दो बड़े किले ध्वस्त होते हुए दिखे, हम्म। सुरेंद्र यादव का किला, जहां आपने ओसामा को ले गए, जहां लालू बिल्कुल। प्रसाद यादव की सभा हुई, जहां हम्म। सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, और सुरेंद्र मगध यादव ने सम्राट। कहा, जी हाँ, मगध सम्राट। मगध सम्राट, हम्म। मगध सम्राट, जी। कि ये तो जी। अभेद्य दुर्ग है, अभेद्य किला जी। है। इस किले को जी। वो 72,000 यादवों का वोट और 60,000 मुसलमानों का वोट, कहते थे कि इसके बाद कोई समीकरण हो सकता है क्या। और जो आपने एक हम्म। बात कही, बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी गहरी बात कही, कि नीतीश कुमार के अंदर में अभी भी वह दमखम है कि वह उस वोट को अपने पाले में ला सकते हैं। और उन्होंने एक प्रयोग किया कि जी। बेलागंज से मनोरमा देवी को उम्मीदवार बना दिया। हम्म। उन्होंने यादव का वोट भी लिया और मुस्लिम का भी वोट लिया, और उस बिल्कुल। अभेद्य दुर्ग को सीधे भेद दिया, और भेद करके वो विजयी हुई, और 21,000 कुछ मतों से विजयी हो गई। कहा गया माई समीकरण भाई, क्या इसका अरे मतलब कि मुझे लालू प्रसाद को आश्चर्य भी होता लोगों है, ने नहीं मुझे चुना। आश्चर्य होता है। देखिए, चुनाव संपन्न होने तक आप दावे करते रहे तो बात समझ में आती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी आपको गणित समझ में ना आए तो आश्चर्य होता है। देखिए, जब सभी लोग समझ रहे थे कि बेलागंज में कहानी बदल गई है, किला ढह गया है, हमें याद है, हम और आप, हम अजीत द्विवेदी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि मनोरमा देवी चुनाव जीत रही हैं, रामगढ़ में 19-20 की लड़ाई है, तरारी में लड़ाई नहीं है। यदि 10,000 वोट आते हैं तब कुछ सोचा जा सकता है। इमामगंज में स्थितियां बदल गई। फिर भी बेलागंज में आरजेडी वाले यह कह रहे थे कि हम 35,000 मतों से चुनाव जीत रहे हैं। इसका मतलब आप गणित कर ही नहीं पा रहे हैं, आप जमीनी हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आपसे झूठ बोल रहे हैं, या आपके कार्यकर्ता सच बोलने का साहस आपके सामने नहीं कर पा रहे। ये सारी स्थितियां जो है, यह आरजेडी की सेहत के हिसाब से बहुत ही चिंताजनक है। नहीं, जो आपने अंतिम वाक्य बोला ना कि आपके कार्यकर्ता आपके सामने सच बोलने का साहस नहीं कर पा रहे, जी। आप उस गलतफहमी में बने रहिए कि हम्म। हमारे साथ एक समीकरण खड़ा है और उस समीकरण का लाभ हम लेते रहे। हम्म। लेकिन आपके कार्यकर्ता अगर आपको सही बात बताते, या वो साहस करते सही बात बोलने का, तो आप इस तरह की बातें नहीं करती, जिसको हम लोग कहते हैं कि हाइपोथेटिकल बातें की जा रही है कि बिल्कुल। 35,000 से हम जीत रहे हैं, हम्म। और जमीनी स्तर पर तो अस्मेल कर ही नहीं पा रहे हम्म। हैं। रामगढ़ के चुनाव में तो लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि हाँ, हम बसपा के उम्मीदवार सतीश यादव के पक्ष में गोलबंद होंगे, सतीश यादव को वोट करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। अब इससे बड़ी प्रतिष्ठा क्या दांव पर लगती है। और आपकी पार्टी
उनको नहीं समझा पाती है, क्या कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, क्या जी जमीनी समझ आपको नहीं थी कि यहाँ पर हमारी क्या हश्र होने वाली है? फिर भी आप बिल्कुल। बिल्कुल आंख मूंदे रहे। और रह गई बात कि देखिए, दो चीजें हैं। प्रशांत किशोर जी ने एक चीज तो बड़ी अच्छी कही, हम्म, उन्होंने कहा कि अगर जाति का भी भला करते ये पार्टी के लोग, तो हम्म, मैं समझता कि चलो कम से कम इनकी जातियों का तो भला हो रहा है, तब तो जाति बिल्कुल। इनके साथ खड़ी है। ये हम्म, तो परिवार के लोगों का भला कर रहे हैं। अब दोनों सीटें जो हारे हैं, सुरेंद्र यादव का बेटा विश्वनाथ यादव और जी जगता बाबू का बेटा जो कभी एमएलए था, अब वो एमपी हो गए, अब दूसरे बेटे की बारी आ गई और अजीत सिंह उम्मीदवार हो गए। क्या हम्म, प्रदेश अध्यक्ष के बेटे और विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, उसके अलावा कोई कार्यकर्ता पर कोई दाव नहीं लगाया जा सकता था कि ताकि आप बिल्कुल बिल्कुल। परिवारवाद से निकल जाते? ठीक है, नहीं नहीं, आपको आप जिसको प्रचार का भी तरीका देखिए, प्रचार का भी तरीका देखिए संजय जी। आपने देखा होगा, देखिए विनम्रता और कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्टिविटी या वोटरों के साथ कनेक्ट होना। आप हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के प्रचार के स्टाइल को देखिए, किस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान या यूं कहें कि संपूर्ण बीजेपी को परास्त किया, जनता से कनेक्ट। लेकिन हम आरजेडी में देखते हैं और बिहार में सत्ताधारी पार्टी, देखिए बीजेपी को तो हम मानते हैं 24 घंटे काम करती है, नीतीश कुमार का चेहरा बड़ा है। तो आरजेडी में देखते हैं कि इनके जो प्रचार का जो तंत्र है ना, वह भी आया राम गया राम की तरह हो जाता है। गए, हाथ हिलाया, बोलिए माला पहना दे, माला पहना दे। अब जनता क्या कहेगी, जो सुनने आई है क्या कहेगी, माला ना पहनाए। लेकिन इसके बाद आप मान लेते हो गया। लेकिन जनता से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और इसका परिणाम है कि आपका ही वोट बैंक टूट रहा है। आपकी सभाओं में महिलाएं दिखती हैं? नहीं दिखती, नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती हैं? कभी आपने सोचा कि युवक आ गए, नए जमाने के लड़के आ गए, लेकिन महिलाएं बिल्कुल ही गायब हो रही हैं। हुँ? और जो आ रहे हैं, देखिए यदि आप माइक्रो एनालिसिस करते हैं, जिस बात की ओर हमेशा प्रशांत किशोर इशारा करते हैं कि भाई आपकी सभा में आने वाले लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। यदि आप इसका वर्गीकरण कर लें, इसे समझ लें, जिसे सोशल साइंस कहते हैं, तो शायद आपको सफलता मिले। लेकिन गए, हाथ हिलाए, माला पहना दे, इससे जीत तो नहीं मिलती है ना। आपने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बात की, बड़ी अच्छी बात है। हम्म, कल्पना सोरेन कितना दिन पहले निकली है घर से सक्रिय बिल्कुल। राजनीति में, हम्म, और कल्पना सोरेन अपने को स्थापित कर रही। जी। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का स्वास्थ्य सही नहीं था, हम्म, हेमंत सोरेन ही प्रचार की कमान संभाले, जबकि दूसरी तरफ से बीजेपी के सारे बड़े कद्दावर नेता झोंक दिए गए। प्रधानमंत्री बिल्कुल भी वहां जाकर के रोड शो किए। लेकिन बिल्कुल। हेमंत सोरेन एक मैया योजना के माध्यम से हम्म, जनता से जुड़ गए। देखे होंगे उसी तरह का बाल जिस तरह से शिबू सोरेन रखते थे, उसी तरह की बड़ी बड़ी दाढ़ी, और जनता के बीच में उन्होंने जो कहा, आदिवासी अस्मिता की बात जो उन्होंने कही, जी उन्होंने कहा कि कैसे ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई आदिवासी इस राज्य का मुख्यमंत्री बने। और ट्राइबल सीटों से लेकर के जितने भी सीटें थी, बल्कि उसका लाभ तो कांग्रेस को और आरजेडी को मिल गया। आखिर बिल्कुल तेजस्वी बिल्कुल यादव जिस बिल्कुल। तरह से शिबू सोरेन के बारिश हैं, हेमंत हम्म, सोरेन, आपको भी हम्म। तो लालू प्रसाद जी ने एक अपना उत्तराधिकार सौंप ही दिया है। नहीं नहीं, देखिए फर्क कितना बड़ा है संजय जी। तेजस्वी यादव के साथ सीबीआई क्या करेगी, ईडी अंतिम में क्या करेगी, पता नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन को तो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, बिल्कुल। राजभवन से गिरफ्तार किया गया। देखिए यह भी इतिहास ही है। और जब हेमंत सोरेन पिछले कार्यकाल में, अभी तो चल ही रहा है, तो 6 बार उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई। कहां कहां विधायक ले जाए गए। इन तमाम परिस्थितियों से निकलकर हेमंत सोरेन ने अपने को स्थापित किया। और जिस आप अस्मिता की बात कर रहे हैं, 2015 भी वही अस्मिता की बात थी ना, कि बीजेपी वालों ने भाई बिहार के डीएनए को चैलेंज कर दिया था। और प्रशांत किशोर तब रणनीतिकार थे। एक डीएनए को चैलेंज क्या नहीं किया कि पूरे बिहार की राजनीति बदल गई और चुनाव ही बदल गया था। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि आप जनता से किस तरह से कनेक्ट होते हैं। जी जनता
क्या आपकी बातों को सुन पा रही है और सुन करके आपके कार्यकर्ता आपको ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, या हवा हवाई मंच से? आप देखिए ना, बिहार के बाई इलेक्शन को देखिए, मैंने पहले भी कहा था, एनडीए की एकजुटता आपको दिखाई पड़ रही थी बिहार में मंच से। नीतीश कुमार जी भी हैं, दिलीप जायसवाल भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। ये मंच से हम पार्टी के संतोष सुमन या जीतनराम मांझी भी हैं, सारे लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी केवल दिख रहे हैं, जो पहले इलेक्शन में जिस तरह से वो लोकसभा के चुनाव में हेलीकॉप्टर पर दिखते थे। आपके साथ कोऑर्डिनेशन का अभाव क्यों दिख रहा है? दीपंकर भट्टाचार्य अलग प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग अलग प्रचार कर रहे हैं। कोई बड़ा कद्दावर नेता कांग्रेस का जो मंच शेयर करते हुए बाई इलेक्शन में बिहार में दिखा हो, जहां पर सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हो, कैसे A to Z बन जाइए? जब आप मंच तक शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो धार होनी चाहिए जो धार हेमंत सोरेन में दिखी। कल्पना सोरेन जिस तरह से घर से निकली और निकल करके और कैसे पूरे झारखंड के कमान को संभाले लोग, और परिणाम क्या आया पूरा देश देखा। अगर वो धार है आपके अंदर में, तो फिर उस धार को अब क्यों बीच में क्यों गायब हो जाते हैं? आप आते हैं मंच पर भाषण करते हैं, फिर दिखते नहीं है, कहाँ चले जाते हैं भाई? तो आप इस तरह से कभी मंच पर चले गए, कुछ बोल दिए, फिर चले आए। यही तो इन्होंने किया था रुपौली में और पूर्णिया में। पूर्णिया के चुनाव में भी आप देखे होंगे तेजस्वी जी ने कैसे उदासीनता बरती थी, और पप्पू यादव ने जीत करके सीट को क्या मैसेज दिया बिहार को, कि अगर पार्टी न भी हो और उम्मीदवार जनता से जुड़ा हुआ हो, तो जनता उनके पक्ष में भी मतदान कर देती। रुपौली में शंकर सिंह 5 से लगातार हार रहे थे चुनाव, 5 में जीते थे। एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, और दोनों तरफ अति पिछड़ा उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार अति पिछड़ा। लोगों ने तो अगर संख्या तय करता, संख्या अगर चीजों को तय करता, तब तो कोई पिछड़ा उम्मीदवार ही जीतता, अति पिछड़ा, चाहे इंडिया का जीतता चाहे अति पिछड़ा जीतता। राजपूत जाति का उम्मीदवार तो नहीं जीतता। शंकर सिंह को लोगों ने चुना। बदलते हुए माहौल में और बदलती हुई परिस्थितियों में जाति की रस्सी लेकर के अगर आप घूमते चलेंगे कि बस इसी से हम इस वोट बैंक को बांध लेंगे और बस ये हमारे पाले में आ जाएंगे और हम जीत की बाजी तय कर लेंगे, ऐसा नहीं। बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए, जाति की रस्सी और रणनीति की बात आपने की। देखिए, एनडीए में सोची समझी और किस तरीके से रणनीति। यदि कुशवाहा के क्षेत्र में बेलागंज में सभा थी, तो सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा सब लोग साथ प्रकट हुए, साथ बैठे। और देखिए, रामगढ़ की बात करें कि मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि इनका जो वोट बैंक है मुसलमान और यादव टूट फूट रहा है। देखिए, बसपा ही सबसे आगे था, लेकिन जब जनसुराज के जो वोटर सुशील कुशवाहा उम्मीदवार, उनकी जाति को यह लगा कि मेरा उम्मीदवार तो चुनाव नहीं जीतने जा रहा है, वह चौथे स्थान पर रहेगा। और साथ में ब्राह्मण प्रशांत किशोर से प्रशांत किशोर पांडे हो गए थे ब्राह्मण, उन्हें भी लगा कि हमने यदि जनसुराज को वोट देकर अपना मत बर्बाद किया। देखिए, दूसरे तरफ टूट है और एक और होशियारी है। तो वे सभी जो कुशवाहा उम्मीदवार होने के बाद भी चले गए अशोक सिंह के साथ, ब्राह्मण चले गए अशोक सिंह के साथ। तो एंटी यादव मोबिलाइजेशन भी देखने को मिला। और ये इतनी बड़ी चुनौती है कि आपके वोट में टूट फूट हो रही है और दूसरी ओर होशियारी रणनीतिक वोटिंग हो रही है, जहां ट्रेंगुलर और जहां चतुष्कोणीय संघर्ष है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ दिखा ना। आपने रामगढ़ का बड़ा अच्छा उदाहरण समझाया। सुशील कुशवाहा ऐसा नहीं है, वो उनकी स्वीकारिता है, बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। लोकसभा चुनाव भी लड़े थे तो उनको भी 50-55 हजार उसमें भी वोट आया था। लेकिन जब उस समाज ने देखा कि कैसे अगर हम अपना वोट जनसुराज के उम्मीदवार को देते हैं तो बसपा यहां से बाजी मार ले, और उन्होंने तुरंत अपना कैलकुलेशन जोड़ा और अपना ये बदला, रणनीति बदली, और रणनीति बदल करके वो एनडीए के पक्ष में गोलबंद हो गए। और एनडीए के पक्ष में गोलबंद होकर के आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना होगा कि उन्होंने कहा था बाई इलेक्शन के पहले
कि हमारे समाज के लोगों ने जो गलती लोकसभा में कर दी है, बाई इलेक्शन में वो गलती हमारा समाज नहीं दोहराएगा। नहीं इसका करेगा। जी हाँ। मतलब है कि वहां पर कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर था, उस समाज को जी। मैसेज था कि आपको हम्म। क्या करना है और कैसे करनी है। तो आपने कुछ दिन पहले ही तो उनको टिकट दे करके कैलकुलेशन बनाया था, जातीय कैलकुलेशन बनाया था। और मैं एक छोटा उदाहरण बिल्कुल। झारखंड का फिर मैं दे दे रहा हूं। हम्म। 16% वहां पर महतो आबादी, जिसके बड़े बिल्कुल। नेता माने जाते हैं सुदेश महतो। कैसे क्यों सुदेश हो गए? महतो, हाँ, सुदेश महतो को 10 सीटें इस बार एनडीए ने दे दी वहां लड़ने के लिए। जी। हम्म। अपनी सिल्ली की सीट वो नहीं बचा पाए, केवल एक बिल्कुल। जयराम महतो, जो हम्म। अकेले माहौल उन्होंने बनाया, किसी हम्म। किसी तरह से वो जीत गए, बाकी सारी सीटें हार गए। नहीं नहीं, ओवर जयराम महतो तो कॉन्फिडेंस। सुदेश महतो के दुश्मन है ना। तो जयराम महतो का उदय हो गया और सुदेश महतो का तो अंत हो गया। जी बिल्कुल जयराम महतो ने तो बिल्कुल। अपनी पार्टी बनाई ना। हाँ, जयराम महतो, वही मैं कह रहा हूं कि जयराम महतो ने जैसे ही अपनी पार्टी बना करके जी। और वो क्षेत्र में गए, महतो के जो नौजवान लड़के थे वो जयराम महतो के साथ खड़े हो गए और बिल्कुल सुदेश बिल्कुल। महते को किनारे कर दिया गया। तो हम्म। 16% की आबादी क्या कर लिया आप। और वही जी। 26% ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसके नायक बन करके उभर गए कौन, हेमंत सोरेन। 10% जी। का ही तो अंतर है। 26% जी। ट्राइबल पॉपुलेशन है, 16% वहां ये महतो पॉपुलेशन है। तो हम्म। जातीय गुना भाग राजनीति में नहीं चलता है, वहां 2 जोड़ 2 बराबर 4 नहीं होता है। आप जो बिल्कुल। जोड़ रहे हैं कि यादव और मुस्लिम ये दोनों को जोड़ेंगे, ये 32-33% का आंकड़ा हो जाता है। बाकी कुछ उनका वोट, कुछ उनका वोट। क्या लगता है कि ये आंकड़ा दूसरी पार्टियों को जोड़ने घटाने नहीं आता है क्या? हम लोग कभी सोचे थे कि ये जो जनसुराज है, जो कुछ दिन पहले बनी है पार्टी, और 3 जगह पर तो तीसरे नंबर की पार्टी तो बन ही गई ना। तीसरे नंबर नहीं की नहीं, पार्टी वो बन गई। मैंने आरजेडी के एक नेता से आज बातचीत की और मैंने कहा भी कि देखिए आप लोग यदि इस तर्क को लेकर चल रहे हैं तो आप लोग अपनी ही पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। वे कह रहे थे कि देखिए जनसुराज से तो हमने बेहतर किया ना। अरे भाई, आप जनसुराज से तुलना करने लगे जो पार्टी 2 अक्टूबर को बनी है, हैं? और आप जनसुराज से तुलना करके जनसुराज से हमने बेहतर किया। तब तो आप अपनी ही पार्टी का जो ब्रांडिंग है और जो पहचान है उसको खत्म कर देंगे। भाई, जो पार्टी लगातार सत्ता में 90 के बाद सत्ता में रही जी। और 34 वर्षों से बिहार में एक सत्ता की धुरी बनी हुई है। ठीक है, जितनी पार्टियां हो जाए, सरकार में जो पार्टी हो, जो गठबंधन हो, लेकिन लालू प्रसाद और लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी बिहार में सत्ता की एक धुरी तो है। और वो अच्छा पार्टी के सर। लोग कहते हैं, वो बिल्कुल पार्टी के लोग बिल्कुल। कहते हैं कि जनसुराज से हमने अच्छा किया। क्या हाँ। आपकी क्या स्थिति हो गई भाई? जनसुराज तो कह ही रहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, हमको हाँ। तो जो मिला वो पाए ही हम। अब अभी सैंतीस तो हजार से अभी तो यदि हम बिहार की भाषा में कहें तो जनसुराज पार्टी के बच्चे का जनसुराज पार्टी का छठी और 27वां ही हुआ है। अभी बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। ने तो, हाँ, अभी बच्चे ने तो लिखना भी शुरू नहीं किया है। वही तो कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी को लोगों ने देखा नहीं। जनसुराज पार्टी कोई बात नहीं कह सकती है। अभी तो कह रहे हैं ना कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस तरह का बदलाव लाएंगे। लेकिन लालू बिल्कुल। प्रसाद जी और लालू प्रसाद की पार्टी ने तो सामाजिक न्याय का एक मजबूत ताकत बनकर के बिहार में उभरे, गरीबों की हम्म। आवाज दी। इस सच्चाई को तो आपके लोग बिल्कुल छाती तान करके बिहार के मंचों से बोलते हैं। तो आपके पास तो बोलने के लिए है, जनसुराज के पास अभी बोलने ही के लिए केवल है, उन्होंने करके तो कुछ नहीं दिखाया है। कुछ नहीं लेकिन कुछ नहीं। इमामगंज में वो व्यक्ति चुनाव लड़ाता है और 37,000 से कुछ वोट, अगर 47,000 रोशन मांझी को आता है तो 37,000 कुछ वोट जितेंद्र पासवान ले आते हैं। बेलागंज में मोहम्मद अमजद तीसरे नंबर, 17,000 कुछ वोट ले आते हैं। तो जनसुराज से अगर आप अपनी तुलना करने लगिएगा, तब तो जनसुराज का हौसला बहुत अधिक बढ़ जाएगा कि अभी बिल्कुल। से ही बाई इलेक्शन में ही जब ये बैकफुट पर जाने लगे हैं, तो 2025 के चुनाव में तो हम तय कर देंगे चीजों को। और हम्म। कल मैं पढ़ रहा था, एक बड़ा जी। अच्छा इंटरव्यू दिया प्रशांत किशोर जी ने। उन्होंने हम्म। कहा, मैं अगर एंट्री लिया हूं तो मैं साबित करने तक खड़ा रहूंगा। तय जी। तो बिहार के लोगों को करनी है। क्या हम्म। ये बात तेजस्वी यादव नहीं बोल सकते थे? ये कह देने से कि चलिए अब ये लास्ट बार है,
इस बार बाई इलेक्शन में कुछ सीटें ये एनडीए जीत गई, 2025 में हम सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में कैसे कैसे आ आ गए जाएगा जी? जब जमीन पर आप कैसे आ उतरे गए? ही नहीं, जब हम्म, जमीन पर आप उतरे ही नहीं, परिवारवाद से आप बाहर निकले नहीं। मैं तो दोनों उदाहरण बता रहा हूं कि हम्म। जगदानंद सिंह के बेटे और सुरेंद्र यादव के बेटे की जगह पर अगर कोई दूसरा ही व्यक्ति उम्मीदवार हो जाता, कौन सी आपकी पार्टी में बगावत हो जाती? किसी कार्यकर्ता को आप लड़ा देते और लड़ा के कहते कि ठीक है। नहीं ना, आप देखिए ना, पार्टी के भीतर ही इनकी बात अब कितने लोग सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही कि राजबल्लभ यादव के भाई चुनाव में खड़े हो गए। 2019 में सुरेंद्र यादव तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार के कारण चुनाव हार गए थे ना। हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा ही, देखिए पप्पू यादव से आपका बना नहीं, आपका हिना साहब से बना नहीं लोकसभा चुनाव में, आपका गुलाब यादव से बना नहीं, कहां कहां। तो आपकी बात सुनने को, और रामगढ़ में अंबिका यादव आपके ही तो थे, छोरा जी आपने था, छोरा आपने था, जगदानंद सिंह के कारण हाँ। आपने छोड़ा था, और इसका परिणाम ये हुआ कि सारी स्थिति और परिस्थितियां बदल गई। नहीं देखिए, है क्या ना कि जो परिवारवाद की बात बिहार में होती है, उसमें जो प्रबुद्ध यादव वर्ग और जी। वैसे यादव जो समझदार हैं, ताकतवर हैं, वो अब आपके छतरी के नीचे इंतजार करने के मूड में नहीं है। जो हम्म। पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी, उस पार्टी से उम्मीदवार वो बनेंगे। और जब ये तो बनेंगे, जी, हाँ, और जब ये तो बनेंगे तो समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। ठीक आपने कहा, हम्म, सुरेंद्र यादव को इसी 19 में उस संजय यादव नाम के व्यक्ति को तेज प्रताप जाकर के जहानाबाद लोकसभा से उम्मीदवार बना दिए, और क्या चंद्र हासिल हुआ प्रकाश को, देखिए। चंद्र प्रकाश को। चंद्र प्रकाश जी। को उम्मीदवार बना हम्म, दिए, और उसके बाद क्या हश्र हुआ सो सब लोगों ने देखा। जी। तो हम्म, आप तय कर लीजिए। आज प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं ना भाई कि 4 बाई इलेक्शन में हमने 4 सीट पर चुनाव लड़ा और एक मुस्लिम को उम्मीदवार बना दिया। हम्म, जब हम 243 पर लड़ेंगे, हर लोकसभा में एक मेरा मुस्लिम उम्मीदवार होगा, 40 लोगों को मैं उम्मीदवार बनाऊंगा। हम्म, आप सोच लीजिए, बाकी पार्टियां जिस तरह से जेडीयू ने मनोरमा देवी पर दाव लगा दी, जो यादव सक्षम, स्वीकारिता, ताकतवर सब कुछ होंगे, जेडीयू उन्हीं पर दाव लगा देगी। हम्म। बीजेपी लोकसभा में दाव लगाती है, विधानसभा में दाव लगा देगी कि भाई पार्टी तो हमारी है, उम्मीदवार यादव बिल्कुल। जाति के ही होंगे। क्या कर लेंगे वहां पर? क्या माई समीकरण आप बचा लेंगे क्या? और इसी तरीके से आप हारते रहे तो मुकेश सहनी भी मंथन करेंगे। भाई आखिर बिल्कुल। कुर्सी तो सभी को चाहिए। आखिर कुछ, भाई मुकेश सहनी यदि लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी की बात मान लेते तो आज वे मुजफ्फरपुर के सांसद होते, केंद्र में मंत्री होते, राजभूषण चौधरी निषाद नहीं ना होते। राजभूषण चौधरी निषाद तो मुकेश सहनी की पाठशाला के छात्र न है, उनकी पार्टी के खजांची न हुआ करते थे, वे कहां से हो जाते। तो यदि इस तरीके से आप हारते रहेंगे तो मुकेश सहनी भी कहां रहेंगे। आपको सहयोगी, देखिए कांग्रेस की मजबूरी है? तो आपको सहयोगी, नए सहयोगी की तलाश भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। मैंने मुकेश सहनी जी क्यों रहेंगे? मुकेश सहनी जी। जी को भी सत्ता में भागीदारी चाहिए, और एक वोटों का गणित उनको समझ में आनी चाहिए। आपने हम्म। देखा होगा मुकेश सहनी जी के पिता की जब ये हुई थी, मृत्यु हुई थी, सबसे पहले संजय निषाद उत्तर प्रदेश से पहुंच गए थे उनके घर पर। बिल्कुल। संजय निषाद कहाँ हैं, किनके साथ खड़े हैं, उनको पता है। और बिल्कुल सही आपने कहा कि राजभूषण निषाद चौधरी को तो इन्होंने खड़ा किया था राजनीति में, मुकेश बिल्कुल। सहनी ने। और वो राजभूषण चौधरी निषाद कहाँ है भाई? केंद्र में मंत्री हैं, उनसे बड़ा मंत्रालय तो जरूर मुकेश सहनी को मिल जाता। क्या लगता है कि बिल्कुल। मुकेश सहनी को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि जो सत्ता और जो सरकार में भागीदारी हमें होनी चाहिए थी, शायद हमारा निर्णय सही अगर होता तो आज हम उसके भागी होते। तो बिल्कुल। सब कोई समीकरण जोड़ता है, कोई राजनीति में और गठबंधन में कोई निष्ठा जैसी चीज नहीं होती है। घाटा क्या होगा, हमें लाभ क्या मिलेगा, हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी। हम जब सत्ता और सरकार में होंगे तो जनता हमसे कैसे जुड़ी रहेगी, अपने समाज के लोग भी और दूसरे समाज के लोग। अब गुना भाग लोग इस पर बिठाता है, और इस गुना भाग बिठाने में मुकेश सहनी आपके साथ टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो इसमें तो शक है ही ना। जिस तरफ आपने इशारा किया, तो एक कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो कौन आपके साथ गठबंधन में रहेगा? बिल्कुल। कौन बिल्कुल। गठबंधन में बिल्कुल। रहेगा? तो बिल्कुल। वहां पर तो जाकर के चीजों को,
भाई आप जहां भी सीपीआईएमएल लड़ रही थी चुनाव तरारी में, अगर आरजेडी पूरी ताकत झोंक देती तो जो अपना माले का कैडर वोट था सो, और उसके बाद मई समीकरण का वोट, अगर ये पूरा गोलबंद होकर के मिल जाता तो क्या तरारी की सीट माले हार जाती क्या? 10,000 सही बात है वोट से ही ना विशाल प्रशांत जीते। आपने जी। उसको माले को लड़ने के लिए छोड़ दिया कि भाई आप लड़िए, जीतिए, चाहे जो कीजिए, एक समीकरण का लाभ आपको मिल जाएगा। तो जहां आप इशारा कर रहे हैं कि जब चूंकि युद्ध है और चुनाव, जब तक आप उस रूप में नहीं लड़ेंगे जिस स्टिंग के साथ हेमंत सोरेन को हम लोगों ने लड़ते देखा, कल्पना बिल्कुल सोरेन को अपने घर की चारदीवारी से, वो उड़ीसा से इंजीनियरिंग किए हुए लड़की, वो घर से बाहर निकलती है अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके और मैदान में कूद जाती है, और उनकी सभाओं में जो महिला वोटर निकलती है, बूथों वही ना, पर जो माइक्रो महिलाएं, मैनेजमेंट देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट देखिए। जब हेमंत सोरेन को लगा कि तेजस्वी यादव को इतना वक्त नहीं मिल सकता है, वीआईपी नेता है, इतनी जगह नहीं जा सकते हैं, तो हेमंत सोरेन ने इस बात की परवाह नहीं की कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में क्या रिश्ता है। तेजस्वी यादव जो पप्पू यादव को भैया कहते हैं, पप्पू यादव को बुला लिया और उन्हें हेलीकॉप्टर से पूरा झारखंड घुमा दिया। हाँ बिल्कुल, इसी को रणनीति कहते हैं, इसी को माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं कि एक हमको उस समाज में मैसेज चाहिए। तो पप्पू बिल्कुल। यादव की एक पहचान तो है, हम्म। पप्पू यादव भी अगर जाकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में उतर जाते हैं और और पप्पू जनता से यादव कनेक्ट ही एक करते हैं। माहौल, हाँ, और माहौल बना देते हैं, और पप्पू यादव ने वो माहौल बना दिया और उसका बिल्कुल। लाभ मिला झारखंड में। तो अगर आपकी पार्टी जो बिहार में है, जो कह रहे हैं कि 2025 में हम बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को निकट नहीं आने देंगे, हाइपोथेटिकली बात करने के लिए लोकतंत्र में सारी पार्टियों को अधिकार है, आप भी बोलिए, लेकिन जी। जमीन पर उतर करके अपने वोटर को और अपने साथ जुड़ने वाले वोटर को अगर आप नहीं साधेंगे तो शायद ये बातों में कोई बहुत दम नहीं होगा। और जनसुराज जिस तरह से अभी भी कह रहा है कि 2025 अब हमारे निशाने पर है, बाई इलेक्शन बिल्कुल। तो हमने टेस्ट किया 2025 में, कहा ना उन्होंने कि जिस मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में हम बाई इलेक्शन लड़ने गए, उस मगध और शाहाबाद क्षेत्र में तो हमारी पद यात्रा भी नहीं हुई, हम जी। तो वहां के लोगों से मिले भी नहीं है, बात भी नहीं की है। हम जरा घूमने तो दीजिए पूरे बिहार को, और बिल्कुल। 243 सीट पर तो प्रतिद्वंदी आपका मजबूत है। नीतीश कुमार अभी भी, जिसको कहते हैं ना कि फिनिक्स पक्षी की तरह कि वो राख से भी जी। वो खड़ा हो जाता है, नीतीश कुमार लग रहा है कि अब ये गौन हो गए, अब बाउंस बैक कर जाते हैं। जब रिजल्ट आता बिल्कुल। है तो नीतीश कुमार का वोट बैंक जब दिखने लगता है, महिलाओं की कतार जब दिखने लगती है, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जब देखने लगते हैं, लगता है कि अरे नीतीश कुमार तो लोगों के दिल दिमाग में बैठे हुए हैं, वहां पर सारी जाति और धर्म की सीमाएं टूट जा रही हैं और नीतीश कुमार वहां पर खड़े हो जा रहे हैं। तो अगर एक तरफ आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर नीतीश कुमार और बीजेपी, प्रशांत किशोर जी की एक एंट्री है जो बिहार के एक एक गांव से लेकर के और एक एक समस्या पर बात करने के लिए तैयार है, भाई आप वहां पर अगर आप हवा हवाई की तरह रहिएगा, जमीन पर नहीं उतरिएगा, अभी निकल रहे हैं ना महिला संवाद यात्रा करने नीतीश बिल्कुल। कुमार, हम्म। पूरा बिहार ये घूम जाएंगे, और महिलाओं से संवाद अगर इनका शानदार और जानदार रहा तो फिर हम्म। महिलाएं कहाँ एकजुट रहेंगी, आप समझ सकते हैं। वहां तो न महिलाओं की न कोई जाति है न कोई धर्म है, वो तो महिला है, और ये अपने तो कामों को गिनाएंगे। कुल मिलाकर निष्कर्ष तो यही है ना संजय जी, बिहार की बात में, कि देखिए जमीन पर उतरना होगा तेजस्वी यादव को यदि 2025 लड़ना है। हाँ, और यदि ऐसे ही चलते रहे तो 2025 एनडीए की राह आसान हो सकती है और प्रशांत किशोर की सेहत सुधर सकती है, क्योंकि अभी तो सेहत बनी ही नहीं है, इसलिए सेहत खराब क्या कहेंगे, सेहत सुधर सकती है मतलब बच्चा बड़ा हो सकता है। तो बिहार बिल्कुल। की बात हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। देखते रहिए हमारी लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।